हमारे संयुक्त परिवार में हम कई बहन भाई थे, जिनमें सबसे बड़ी थी पूनम दीदी। बड़ी होने के कारण पूनम दीदी में लीडरशिप की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए हम सारे भाई बहन पूनम दीदी के आगे पीछे घूमते रहते और जो भी वह हमें करने को कहती हम वही करते थे। जो भी काम होता पूनम दीदी सबसे पहले खुद सीखती और उसके बाद हमें करना सिखाती। चाहे स्कूल में खेल प्रतियोगिता हो या पढ़ाई लिखाई, पूनम दीदी सभी गतिविधियों में अव्वल रहती। इसी वजह से हमेशा अपनी कक्षा की मॉनिटर भी वही बनती थीं। वो बात अलग थी कि पूनम दीदी का घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना, साफ सफाई या सिलाई बुनाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बस इसीलिए पूनम दीदी पर उनकी माँ यानी मेरी ताई जी की डांट हमेशा पड़ती रहती थी। पर इस डांट डपट का कोई असर उन पर होता ही नहीं था। पूनम दीदी मुझसे लगभग 6-7 साल बड़ी थी, इसीलिए मैं तो उनकी चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। मुझसे वे प्यार भी बहुत करती थीं। बहुत बार तो मेरा होमवर्क भी कर देती। कहती, चल तू थक गई होगी निशु, तेरा क्लास वर्क मैं कर देती हूँ, फिर तू भी खेलने चलना हमारे साथ। उस वक्त तो मेरी खुशी का ठिकाना ना होता। मुझे तो इस बात का भी होश ना होता कि स्कूल में टीचर दीदी की हैंडराइटिंग देखकर मुझे खूब डांट लगाएंगे। पर उस उम्र में समझ ही कितनी होती है। समय अपनी गति से चलता रहा और हम सारे भाई बहन खेलते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पूनम दीदी अब कॉलेज में एमए कर रही थीं कि ताऊ जी को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। दादाजी ने भी सबको इकट्ठा करके कहा कि सही उम्र में ही लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने का क्या फ़ायदा। फिर अभी इस उम्र में तो सब लड़कियां अच्छी लगती हैं, इसीलिए लड़का भी आसानी से मिल जाता है। वैसे दीदी थी तो स्मार्ट, पर दीदी का रंग थोड़ा गेहुआ था। इसी वजह से 2 जगह से पहले रिश्ता आकर वापस हो चुका था। वैसे पूनम दीदी का मन तो अभी आगे पढ़ने का था, पर बड़ों के सामने उनकी चलने वाली कहाँ थी। एक अच्छा सा लड़का देखकर दादाजी ने उनका रिश्ता तय कर दिया। नीलेश जीजाजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। भरा पूरा संपन्न परिवार था। बस ताऊजी और दादाजी को और चाहिए भी क्या था। पूनम दीदी अभी अपने एमए के फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई थी कि उनकी शादी हो गई। घर में पहली शादी थी तो खूब धूमधाम से हुई। गाना बजाना दावतें सब चले और पूनम दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वैसे तो दीदी के विदा होने का दुख सभी को था, पर मुझे सबसे ज़्यादा दीदी से बिछड़ने का दुख हो रहा था। मैं तो एकदम जैसे अकेली ही हो गई थी। वक्त कुछ और आगे निकला और मेरे छोटे चाचा जी के दोनों बच्चों को स्कॉलरशिप मिली बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए। तो घर में एक छोटा सा समारोह रखा गया। दादाजी ने पूनम दीदी को ससुराल से लाने के लिए भैया को भेजा, पर उनके ससुराल वालों ने यह कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे समारोहों के लिए बहू को नहीं भेजेंगे, और अभी अभी तो आई ही है। पूनम दीदी के ना आने से हम दुखी थे, मगर भैया ने जब पूनम दीदी के ससुराल का वर्णन किया तो हम उससे भी ज़्यादा दुखी हो गए। अरे हमारी पूनम दीदी को ताऊ जी ने पता नहीं कैसे घर में ब्याह दिया है। हमारी दीदी जो फर्राटे से शहर भर में घूमा करती थी, वह वहाँ घूंघट में कैद है। इतना बड़ा घर, ढेर सारे लोग, मैं तो खुलकर दीदी से बात भी नहीं कर पाया। यह बात सुनकर बस मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या सभी ससुराल ऐसी ही होती हैं? मेरे सपनों को तो जैसे एक झटका सा लगा था। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ ताई जी, माँ जैसी डांटने वाले या टोकने वाले लोग होंगे ही नहीं। दीदी आराम से जीजा जी के साथ खूब घूमती फिरती होंगी, खूब मज़े होंगे। मन हुआ कि जल्दी ही दीदी से मिल लूँ और पूछूं कि आप तो पर्दे घूंघट सबके कितने खिलाफ थीं, इतने लेक्चर देती थी हम सबको, अब क्या हुआ? इन सब घटनाक्रम के लगभग 3 महीने बाद नीलेश जीजाजी को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में लगभग 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तो पूनम दीदी जिद करके मायके आ गई थीं। मैं तो उन्हें देखकर पहचान भी नहीं पाई, इतनी दुबली और काली लगने लगी थी। माँ और ताई जी ने तो उन्हें टोका भी था, अरे पूनम बेटा, लड़कियां तो ससुराल में जाकर खूब खिल जाती हैं, पर तुझे क्या हुआ? पर धीरे धीरे पूनम दीदी की बातों से पता चला कि उनकी ससुराल वाले उनसे खुश नहीं हैं। सास तो अक्सर उन्हें ताना देती रहती हैं कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं इनके, घर का कोई काम भी ढंग से करना नहीं सिखाया, ढंग से 4 लोगों का खाना बनाना भी नहीं आता, अब इसकी पढ़ाई क्यों को हम चाटें क्या? जब एक दिन पूनम दीदी ने रोते हुए कहा, माँ मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ दम घुटता है,
मेरी सास मेरे हर काम में कमी निकालती रहती है। नीलेश भी मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। ताई जी ने पूनम दीदी को सहानुभूति की जगह डांटते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? ससुराल छोड़कर यहाँ रहेगी? क्या कहेगा समाज? थू थू कराएगी हमारी। अरे हमें अभी अपनी और लड़कियों की भी शादी करनी है। कौन शादी करेगा निशु और मेघा से, बता? मेरी माँ ने भी पूनम दीदी को समझाते हुए कहा, देख बेटा, हम तो पहले ही कहते थे घर के थोड़े बहुत काम काज सीख ले, ससुराल में काम आएंगे। ससुराल में यही सब देखा जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी कौन सी तेरी उम्र निकल गई है, अब सिखा देंगे। अच्छा खाना बनाएगी, सलीके से घर को सजाएगी तो सास और पति दोनों खुश हो जाएंगे। दीदी के नाखुश होने पर भी माँ उन्हें जबरन किचन में ले जाती और तरह तरह के पकवान बनाने, अचार आदि बनाने सिखाती। इस बीच पूनम दीदी को तो हमारे पास बैठने तक की फुर्सत ना होती। देखते ही देखते 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। नीलेश जीजाजी पूनम दीदी को विदा करा के ले गए। मेरे मन में बस एक ही प्रश्न रह गया, पता नहीं दीदी के ससुराल में उनके साथ कैसा सलूक होगा। फिर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया तो पूनम दीदी की यादें भी कुछ कम हो गईं। 3 साल बाद अजय भैया की शादी पर जब पूनम दीदी और नीलेश जीजाजी आए थे तो दीदी का हुलिया बदला हुआ सा लग रहा था। दीदी पहले से सेहत में ठीक ठाक लग रही थीं, पर वह हर समय साड़ी से सिर ढके रहती। मैंने दीदी को टोका भी, दीदी ये आपका ससुराल नहीं मायका है। पर दीदी ने कहा, देख निशु, तेरे जीजाजी को जो पसंद है वही तो करना चाहिए ना मुझे। अब अगर इन्हें पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं और सिर पर पल्ला लूं तो वही सही। इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई आप दीदी? मैंने हंसकर कहा, होना पड़ता है निशु, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। यह सब बातें तुझे अब समझ में नहीं आएंगी। ये सब बातें तुझे तब समझ में आएंगी जब तेरी शादी हो जाएगी। पर मैं यह भी देख रही थी कि दीदी हर समय जीजाजी के आगे पीछे ही घूमती रहती। कभी उनको चाय बना कर देती तो कभी उनके पसंद का खाना बनाती। उनकी थाली खुद ही सजा कर ले जाती। कभी उनके कपड़े निकालती तो कभी उनके सिर में मालिश करती। एक प्रकार से जैसे दीदी जीजाजी के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई थी। जीजाजी भी हर काम के लिए उन्हें ही आवाज़ देते। इन सब में पूनम दीदी जैसे अपने आप को भूल ही गई थी, जैसे उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। पर यह सब देखकर माँ और ताई जी तो बहुत खुश हो रही थीं कि चलो आखिरकार पूनम ने ससुराल में अपना स्थान बना ही लिया। भैया की शादी के बाद मैं 3 साल के कोर्स के लिए हॉस्टल में चली गई थी। बीच में दीदी मायके आईं या नहीं, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर जब मैं छुट्टियों में घर आई हुई थी तो पूनम दीदी को बेटा हुआ। हम पूनम दीदी के ससुराल गए, तब हमें पता चला कि पूनम दीदी के दोनों बड़े जेठ अलग हो चुके हैं और इतने बड़े घर में दीदी जीजाजी और उनके 2 बच्चे ही थे। मैंने खुश होते हुए पूनम दीदी से कहा, दीदी अब तो आप अपने हिसाब से जी सकती हो और अपने शौक़ भी पूरी कर सकती हो। अब आपको हर वक्त सिर ढके रहने की क्या ज़रूरत? दीदी ने अपने होठों पर एक झूठी सी मुस्कान लाते हुए कहा, देख निशु, मैं सब अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर में शांति से रहना है तो मुझे तेरे जीजाजी के हिसाब से ही अपने आप को ढालना होगा, तभी यह मुझसे खुश रह सकते हैं। यह एक परंपरागत परिवार से जुड़े रहे हैं तो जाहिर है कि इनकी सोच भी उसी प्रकार की ही है। दीदी के घर में इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी जीजाजी खाना नाश्ता किचन का सारा काम दीदी से ही करवाते थे। जीजाजी की सहमति के बगैर दीदी कहीं भी आ जा नहीं सकती थी और ना ही किसी से मिल सकती थी। दीदी का सारा घर जीजाजी की पसंद से ही सजा हुआ था। आसपास के लोग दीदी और जीजाजी के जोड़े को आदर्श जोड़ा बोलते थे। कुछ टाइम के बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। कभी कभी घर आती तो भी दीदी से 2-4 दिनों के लिए ही मिलना होता और कभी ना भी मिल पाते। कभी अपनी माँ से मैं अपने पति आदर्श की कोई शिकायत करती तो माँ फ़ौरन कहती, अपनी पूनम दीदी को देख कैसे बदला है उसने अपने आप को, कैसे नीलेश जी लट्टू हुए फिरते हैं उस पर। अरे तुझे तो सारी सुविधाएं मिली हैं, आज़ादी के माहौल में रह रही है, फिर भी शिकायतें करती है। मैं अपना माथा पीट लेती, अरे भले ही ऑस्ट्रेलिया में हूँ पर पुरुष मानसिकता तो भारत की ही है। अब मैं कहाँ तक अपने आप को बदलूँ? आखिर इन्हें भी तो कुछ बदलना चाहिए। बस ऐसे ही छोटी बड़ी शिकायतों के साथ समय निकलता चला गया। फिर एक दिन अचानक दुखद समाचार मिला कि नीलेश जीजाजी नहीं रहे। मैं तो अचंभित सी रह गई। दीदी की शक्ल मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। कैसे संभाला होगा उन्होंने अपने आप को? वह तो पूरी तरह से पति की परछाई बन गई थी।
अपने देश में होती तो अभी भागकर दीदी के पास पहुंच जाती। फिर भी बहुत कोशिशों के बाद 3-4 महीने लग गए मुझे भारत जाते जाते। मैंने सोचा सबसे पहले मैं दीदी से मिलने जाऊंगी, उनके ससुराल, उसके बाद ही अपने ससुराल और मायके जाऊंगी। पूनम दीदी को अपने आने की सूचना मैंने पहले ही फ़ोन पर दे दी थी। दीदी आप चिंता न करें, मैं टैक्सी लेकर पहुंच जाऊंगी आपके घर। अब अकेले आने जाने का अच्छा अभ्यास हो गया है मुझे। दीदी ने कहा, ठीक है निशु, पर पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि दीदी का सामना कैसे करूंगी। सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं मिल रहे थे मुझे। दीदी तो इतनी अधिक पति के प्रति समर्पित रही हैं कि क्या उनके बिना जी पाएंगी। जितना भी मैं सोचती उतना ही मेरा मन बेचैन हो जाता रहा। पर जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आई, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। मेरे एकदम सामने अपने ड्राइवर के साथ पूनम दीदी खड़ी थी। पूनम दीदी का रूप एकदम बदला हुआ था। कहाँ मैं कल्पना कर रही थी कि साड़ी से सिर ढके उदास मिलेंगी, पर यहाँ तो वह आकर्षक सलवार सूट में थीं। बाल बहुत ही सुंदर तरीके से पीछे बंधे हुए थे। माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगी हुई थी। अपनी उम्र से लगभग 8-10 साल छोटी लग रही थीं दीदी। आप क्यों परेशान हुई दीदी, मैं आ जाती। दीदी कुछ कहती उससे पहले ही उनके ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो अकेली ही आ रही थी, कार चलाना जो सीख लिया है मैम साहब ने। मैं तो जिद करके साथ आया कि लंबा रास्ता है और ऊपर से रात का टाइम। मैंने अचंभित होते हुए कहा, अच्छा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अरे मैं तो दीदी से पिछड़ गई। इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी मुझे अभी तक गाड़ी चलानी नहीं आई और दीदी ने कार चलाना भी सीख लिया और लग भी बहुत स्मार्ट रही हैं पूरे रास्ते में। और दीदी हंसते बोलते रहे, यहाँ तक कि जीजा जी के बारे में कोई खास बात नहीं की उन्होंने। मैंने ही 2-4 बार जिक्र किया तो टाल गई थी दीदी। दीदी के घर पहुँचने के बाद तो मेरे चौंकने की सीमा ही ना थी। पूरा घर दीदी की पसंद से सजा हुआ था। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ दीदी की फ़ोटो भी लगी हुई थी। पता चला कि अब पूरा समय है उनके पास, तो इसलिए सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ गई हैं। अब दीदी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। खाना खाने के लिए जब हम टेबल पर बैठे तो मैंने देखा सारा खाना कुक ने बनाया है और वही सर्व भी कर रहा है। सभी चीज़ें मेरी और दीदी की पसंद की थीं। दीदी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक थी। मैंने दीदी को टटोलने के लिए कहा, दीदी यहाँ इतने बड़े मकान में इस प्रकार अकेली रहती हो, बेटे के पास मुंबई क्यों नहीं चली जाती। दीदी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा था, नहीं निशु, अब कुछ साल अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए। अभी तक तो सबके हिसाब से जीती रही, अब कुछ साल तो जीऊँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो मेरी पत्नी धर्म निभाते निभाते चली गई। बस अब और कोई धर्म नहीं निभाना मुझे। मैं अवाक होकर उनका मुँह ताक रही थी। हम तो यही सोच रहे थे कि दीदी जीजाजी के साथ बड़ी खुश हैं, लेकिन वह तो कुछ और ही सहन किए जा रही थी।